गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल कॉमर्स हब। जैसा कि हमने कल ही बताया था नेक्स्ट अपने पिछले वीडियो में कि आज से हम लोग 12th के वे बच्चे जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए सेशन करने वाला हूं मैं। आज हम लोग 12th के बच्चों के लिए अकाउंट का सेशन जो कंपनी अकाउंट पढ़ाने वाला हूं, है ना। तो आज से हम लोग कंपनी के बारे में जानेंगे, है ना, और कंपनी क्या होती है, बनती कैसी है, उसके बारे में जानते हुए तथा पूरे कंपनी को पढ़ेंगे, है ना। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं और देखते हैं कि कंपनी कैसे बनती है या होती क्या है कंपनी। सबसे बड़ी बात कि कंपनी एक्चुअली में देखो जो अपना बिजनेस का तरीका है, मोड ऑफ बिजनेस की मैं बात करूं तो कंपनी उसी का एक भाग है। अर्थात मोड ऑफ बिजनेस सामान्यतः अपनी 3 तरीके की होती है। सामान्यतः एक ये नहीं कह रहा हूं कि 11th में जो आप पढ़ के आए हैं बहुत सारे मोड वो गलत है, नहीं। मैं बात करूं जो अभी तक प्रचलन में है नॉर्मली बिजनेस, वो 3 तरीके की बिजनेस होती है। फर्स्ट वन प्रोप्राइटरशिप, दूसरा पार्टनरशिप और तीसरा कंपनी। ये 3 प्रचलन में है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंस होती है। सबसे छोटा व्यापार अर्थात एकाकी व्यापार प्रोप्राइटरशिप, उससे बड़ा व्यापार पार्टनरशिप और सबसे बड़ा व्यापार कंपनी। तो सीधा भाषा में अगर बात किया जाए कंपनी क्या है, कंपनी बात करूं कंपनी क्या है, कंपनी तो कह सकता हूं इट इज अ मोड ऑफ बिजनेस। यह व्यापार करने का तरीका है और कुछ नहीं है ना। डेफिनेशंस वगैरह बहुत हुए, एकदम लाइटली पढ़ना है हम लोगों को कंपनी के एक एक चीजें, है ना। तो कंपनी क्या है, कंपनी इट इज अ मोड ऑफ बिजनेस, व्यापार करने का एक तरीका है। ओके, तो बात करूं हम अगर डिफिनेशन का कि भाई कंपनी किसे कहते हैं, तो चलो डिफिनेशन लिखता हूं मैं यहां। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन which is registered under that act and या और लिख सकते हो और any previous company law। अर्थात कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार कंपनी एक संस्था है जो इस एक्ट अर्थात 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, और अर्थात या इससे पहले के जो कंपनी एक्ट था उसके अंतर्गत यह रजिस्टर्ड है, तो उसे हम कंपनी कहेंगे। ये सामान्य भाषा में मैंने कंपनी एक्ट के तहत एज पर कंपनी एक्ट मैंने क्यों लिया, देख लो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसे लिख सकते हैं हम लोग, कथन है ना। तो हम इसे कंपनी एक्ट के तहत अभी आपको डिफिनेशन बताया हूं। इससे बाद जब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी की बात करूंगा तो वहां पे पूरे लार्ज स्केल में कितने प्रकार की कंपनी होती है वो बात करूंगा। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उससे जानते हैं भाई ये कंपनी सबसे जरूरी चीज, ये जो अपना बिजनेस का फॉर्मेट था प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी, ये दोनों इसका ये बिना लॉ का चलता था, इसमें कोई नियम कानून नहीं होता था। आइए 10 रुपये 20 रुपये 1000 रुपये लगाइए, दुकान खोलिए, माल बेचना स्टार्ट कीजिए। पार्टनरशिप भी एज पर लॉ चलता था, पार्टनरशिप है ना, एक्ट के तहत चलता था। अगर ना भी है कोई लॉ की जरूरत नहीं है, अपना एग्रीमेंट बनाइए पार्टनरों के बीच और बिजनेस को रन कीजिए। लेकिन कंपनी एक ऐसा संस्था होती है जिसे बिना लॉ को आप नहीं रजिस्टर्ड कर सकते। कंपनी बनाने के लिए आपको लॉ की सहायता लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कंपनी बनता ही है लॉ के द्वारा। किसके द्वारा? तो सबसे बड़ी बात कि कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, कंपल्सरी। देयर हैव मतलब कंपनी हैव नेसेसरी फॉर रजिस्ट्रेशन, कि कंपनी जरूरी है, कंपनी की जरूरी है रजिस्ट्रेशन करवाना। बिना रजिस्ट्रेशन इसका जन्म ही नहीं होगा। ओके, तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं कि भाई कंपनी बनती कैसे है, हाउ टू मेड कंपनी बनाया कैसे। तो चलो सबसे बड़ी बात देखो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करूं या कंपनी बनती कैसे है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखते रहना बेटा इसे अच्छे से। प्रोसेस
अगर कंपनी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे अहम पार्ट होता है कि भैया एक प्रोमोटर होता है। प्रोमोटर देख लो, हिंदी में इसको प्रवर्तक कहते हैं। देखो, प्रोमोटर या तो मालिक हो सकते हैं उस कंपनी को जो बनवाना चाहते हैं कंपनी, या वो बंदा जो कंपनी को रजिस्टर्ड करवाएगा। देखो, भले वो मालिक ही क्यों ना उस कंपनी को, जो शेयर होल्डर्स है, जो मालिक होंगे कंपनी का, वो खुद जाकर अगर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे करते हैं और जो साइन वगैरह करके रजिस्ट्रार के पास पहुंचते हैं, तो भी उस समय वो बंदा जो कंपनी बनवा रहा है उसे प्रोमोटर कहेंगे, भले वो मालिक ही क्यों ना हो। या अदर व्यक्ति जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, CS वगैरह से अगर हम कंपनी बनवाते हैं कि सर रजिस्टर ये फलाने नाम की कंपनी है, फलाने शेयर होल्डर्स है, जैसे मैं मालिक हूँ और अदरवाइज जितने भी जरूरत है ना वो मालिक है, उसके रिगार्डिंग भी अगर कंपनी बने तो वहाँ पर उस बंदा जो मतलब कंपनी बनाने की कार्य करेगा उसे हम लोग प्रोमोटर कहेंगे। प्रोमोटर क्या करता है, पहले तैयार करता है IDOC। सर व्हाट IDOC? हाँ बेटा, मैंने इसे शॉर्ट में लिखा है IDOC, समझा देता हूं। देखो, प्रोमोटर क्या करता है, सबसे पहले प्रोमोटर IDOC का निर्माण करता है। सर IDOC का मतलब? IDOC का मतलब इंपोर्टेंस डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी। इंपोर्टेंस डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी, जिसके बिना कंपनी नहीं बनाया जा सकता, है ना। ये 3 होते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स होता है IDOC, वो 3 होते हैं। मैं इसका लार्ज स्केल आगे जाकर बताऊंगा, लेकिन पहले होता है MOA, दूसरा होता है AOA और तीसरा होता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस, ये 3 डॉक्यूमेंट्स देख लो, MOA, AOA और प्रोस्पेक्टस, ये कंपनी के वो डॉक्यूमेंट्स है जिसके बिना एब्सेंस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट्स का यू कैन नॉट बी क्रिएट अ कंपनी। मतलब ये लैक ऑफ दैट डॉक्यूमेंट्स यू कांट बी क्रिएट कंपनी, अर्थात इन डॉक्यूमेंट्स के बिना आप कंपनी बना ही नहीं सकते हैं। तो प्रोमोटर क्या करता है, सबसे पहला IDOC को बनाता है, उसके बाद इसको लेकर ROC के पास पहुंच जाता है। किसके पास? ROC। अच्छे से देखो बेटा, सर ROC का क्या मतलब? ROC का मतलब बेटा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। क्या मतलब इसका फुल फॉर्म होता है रजिस्ट्रार, याद रखना, ट्रार रजिस्टर ना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। सर ये कौन होता है बेटा? ये गवर्नमेंट की आदमी होती है, मतलब सरकार की आदमी होती है जो कंपनी को रजिस्टर करने का अधिकार रखती है। और ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स चेकआउट करती है, मतलब वेरिफिकेशन, मतलब क्या करती है ये बंदा, रजिस्ट्रार क्या करती है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिया है ना, उसके रिगार्डिंग कंपनी के इस डॉक्यूमेंट्स में लिखा रहता है भाई कंपनी के मालिक कौन है, कौन कौन शेयर होल्डर है, कंपनी कहाँ बनी है, कंपनी क्या करेगी, कंपनी कैसे करेगी, है ना। ये सब ये डॉक्यूमेंट्स जो पढ़ाएंगे हम उसमें बता देंगे आपको। वहाँ ये सब लिखा होता है, उसको क्रॉस चेक करती है, जाकर चेक करती है कि क्या जिस जगह की बात कर रहा है ये बंदा कि यहाँ पर हम कंपनी खोलेंगे, क्या यहाँ पर उससे जगह भी है ना, कैसे ही झूठ मूठ को लिख दिया है। हाँ, कंपनी का नाम वगैरह सब यहाँ लिखा होता है और उसी को क्रॉस चेक करता है। और चेक करने के बाद यह जब संतुष्ट हो जाता है कि हाँ यह लीगल है, डॉक्यूमेंट्स भी लीगल है, तो ROC परमिशन दे देता है, अर्थात सर्टिफिकेट गिव कर देता है, सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी प्रोवाइड कर देता है बंदे को और बन जाती है कंपनी। ओके बेटा, तो ये है अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ कंपनी। एकदम इजीली वे में समझो, है कि नहीं। एक छोटी बात जो कंपनी बनती कैसे है भाई, उसको भी समझेंगे, है ना। हो गया, तो चलो इसे इरेज करते हैं, फिर आगे बात हम करेंगे इसी पे, है ना। अब हम लोग समझते हैं, मैंने जो IDOC लिखा है उसके बारे में, वो होता क्या है, कैसा होता है, उसको देखते हैं, उसकी डिफिनेशन ट्राई करते हैं, कैसा होता है उसे समझने की कोशिश करते हैं अपने डिफिनेशन, अपने लैंग्वेज में। तो आओ हम IDOC को तुम्हें समझाएं। क्या होता है IDOC? क्या है अपना IDOC? मतलब क्या, इम्पोर्टेंट रुक जाओ, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी।
इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, ये 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। देख लो बेटा कौन कौन होते हैं, इसी को यहीं पे हम तुमको समझा देंगे। पहला MOA, दूसरा AOA, तीसरा प्रोस्पेक्टस। बेटा याद रखो, मैं यहाँ इंग्लिश में लिख रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि भाई तुम बिहार बोर्ड के बच्चे हिंदी मीडियम से इसे समझ नहीं पाओगे। कोई बात नहीं बेटा, ये चीज़ें जो होती है टॉपिकली, उसे सदैव इंग्लिश में याद रखना चाहिए, क्योंकि ये भविष्य निर्धारित करती है तुम्हारी। अगर तुमने हिंदी में रखा याद, तो ज़्यादातर आजकल के ज़माने कंप्यूटर लैंग्वेज में है और वहाँ हिंदी का प्रॉब्लम होता है बेटा। ये नहीं कहता मैं खराब लैंग्वेज, हिंदी इज बेस्ट बट इंग्लिश इज अ बेटर, दोनों बेस्ट। मतलब समझो बात को, तुम जिस चीज़ का उपयोग अभी के ज़माने में कर रहे हो उसका चीज़ सीखना जरूरी है। भले लैंग्वेज में हिंदी में बोलूँगा, हिंदी में लिखाऊंगा भी, लेकिन ये टॉपिक को इंग्लिश में ही लिखना, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। MOA का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम, मेमोरेंडम है ना, ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन। ओके। AO का फुल फॉर्म होता है आर्टिकल या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन। ओके। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस तो ऑलरेडी लिखा है ना। हिंदी, चलो हिंदी। पार्षद सीमा नियम, सीमा नियम इसको बोलते हैं हिंदी में, पार्षद सीमा नियम। इसको अंग्रेजी में हिंदी में बोला जाता है पार्षद अंतर नियम, अंतर नियम। और इसको हिंदी में भैया बोला जाता है प्रविवरण, प्रविवरण। देखो ये तीनों क्या होता है, ये देखो MOA वो है, ये बताती है कि भैया कंपनी क्या करेगी। समझो दो चीजें, पहला बात कंपनी क्या करेगी, मतलब क्या सर, कि कंपनी जूता बनाएगी कि कंपनी कपड़े बनाएगी कि कंपनी बिस्कुट बनाएगी। तो कंपनी क्या क्या करेगी, है ना। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी के शेयर होल्डर कौन कौन है। देखो समझा बात को, कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी के शेयर होल्डर्स क्या कौन कौन है, कंपनी करेगी क्या, इस बात की व्याख्या इस डॉक्यूमेंट्स में होती है। ओके ओके, क्लियर है ना। उसके तथा उस कंपनी ने कितना पूंजी अर्थात कैपिटल लगाने वाला है। मतलब क्या कहूं कि मतलब कंपनी क्या करेगी, कंपनी क्या करेगी, है ना। दूसरा कंपनी क्या करेगी, कंपनी का नाम क्या है, नाम क्या है, ये पहला होता, मैंने दूसरा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, अपना देखते रहना। क्या है, क्या करेगी, पहला इसके दूसरा वो, मतलब कंपनी का नाम क्या है, कंपनी क्या करेगी, है ना। शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स इसको भी बताऊंगा मैं बेटा, कौन कौन बात करूंगा, शेयर होल्डर बोलो या मालिक बोलो तब बात बराबर है। मालिक कौन कौन है, कौन है मालिक, कौन है ना। कंपनी कहाँ है, कंपनी कहाँ है, मतलब एड्रेस, कंपनी कहाँ है ना। उसके बाद पूंजी कितनी है, कैपिटल, पूंजी कितनी है, कितनी है। ये इन सब बातों की व्याख्या ये MOA में किया जाता है, MOA में किया जाता है। अर्थात अगर डिफिनेशन की बात करूं तो MOA एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें कंपनी का नाम, कंपनी की पता, कंपनी क्या करेगी, कंपनी में कंपनी के शेयर होल्डर्स मतलब मालिक कौन कौन है ना, और उसके बाद कंपनी की पूंजी कितनी है, इन बातों की व्याख्या जिस दस्तावेज में हो उसे हम लोग MOA कहेंगे, MOA कहेंगे। ओके क्लियर, चलो आगे आ जाओ बेटा। AOA, AO के मतलब कंपनी, कंपनी कैसे 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 कैसी कैसे काम करेगी, काम करेगी, है ना। दूसरा पैसा कहाँ कहाँ से ला सकती है, ला सकती है। तीसरा डिविडेंड या इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट क्या देगी। अर्थात सीधा बात करूं तो ये ना इंटरनल मैनेजमेंट को देखती है, इंटरनल मैनेजमेंट, सॉरी
मैनेजमेंट को देखती है तो उसे मतलब वह डॉक्यूमेंट्स जो जिसमें कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में लिखा जाए। जैसे कंपनी, पहले बताता दूं कंपनी क्या करेगी, इसका मतलब ये हुआ कि भैया कंपनी क्या करेगी, जूता बनाएगी या चप्पल बनाएगी या कपड़े बनाएगी या बिस्कुट, ये पहला बात। लेकिन कैसे करेगी उसी काम को, हाथ से करेगी कि मशीन से करेगी, पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, है ना, डिविडेंड कितना मिलेगा, इंटरेस्ट इस कंपनी में अगर तुम कुछ पैसे लगाते हो ब्याज के रूप में तो उसको इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, किस प्रतिशत पे, है ना, और डिविडेंड कितना होगा शेयर होल्डर्स का। बात करूंगा शेयर होल्डर कौन होते हैं, डोंट वरी, फिक्र मत करो, अभी आगे बढ़ूंगा तो पहले इसे समझा तो लो, है ना। तो उसके बाद तो ये चीजें जो इसमें लिखी होती है तो उसे हम लोग कहते हैं AOA, ओके, AOA, क्लियर। चलो आगे देखो, प्रविवरण, ये जो प्रविवरण है अर्थात प्रोस्पेक्टस, ये क्या होती है, इसे हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग डॉक्यूमेंट्स, एडवर्टाइजिंग डॉक्यूमेंट इसको बोल सकते हो। दैट मीन्स इसका मतलब क्या सर, एडवर्टाइजिंग डॉक्यूमेंट्स, हाँ बेटा। अर्थात देखो सबसे बड़ी बात है, अभी मार्केट में तुम लोग देखा होगा, कहता है फेयर लवली लगा लो 7 दिनों के भीतर गोरे हो जाओ, ये एक फ्रॉड टाइप का एडवर्टाइजमेंट होता है। लेकिन ये जो कंपनी का जो एडवर्टाइजमेंट होगा उसमें हर एक चीज लीगल होगा, अर्थात वो फ्रॉडगिरी कंपनी अपने बारे में नहीं बता सकती है। अर्थात जो रियल होगा कि भैया मैंने पूंजी इतनी लगाई है, इतना डिविडेंड दूंगा, मेरा कंपनी यहाँ है, इस कंपनी में इतना इंटरेस्ट दिया जाता है, पूंजी ये है, मालिक ये है, इन सब देखो सबसे बड़ी बात है कंपनी या कोई भी सबसे बड़ी बात है कि कंपनी हो या कोई भी बिजनेस हो, उससे अगर चलाना है तो पैसे चाहिए, पैसे चाहिए तो कंपनी इतनी बड़ी संस्था होती है जिसको सीधा सीधा अंदर की बात करूं तो वो नहीं हो सकती है भैया, मैनेज नहीं हो सकती है। तो अपने प्रोस्पेक्टस के जरिए अपने इन्वेस्टर को, किसको, इन्वेस्टर को, विनियोजक को जो पैसा कंपनी में लगाना चाहता है उसको यह बताती है कंपनी कि भैया मैं ये हूं, इसमें आप पैसा लगा सकते हो। अर्थात लीगल एडवर्टीजमेंट, अर्थात जिस दस्तावेज के जरिए कंपनी अपनी लीगल एडवर्टीजमेंट करती है तो वैसे डॉक्यूमेंट्स को हम लोग कहते हैं प्रोस्पेक्टस। और ये इंपॉर्टेंस डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी है, एब्सेंस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट्स कंपनी कांट बी क्रिएटेड, या लैक ऑफ दैट डॉक्यूमेंट्स कंपनी कांट बी क्रिएटेड, है ना। मतलब क्या हुआ सर कि इस दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स के बिना या कमी के कारण आप कंपनी बना ही नहीं सकते हैं, आप कंपनी बना ही नहीं सकते हैं। दैट्स क्लियर, ओके बेटा। तो चलो समझ में आ गई, एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलो मैं इसे इरेज करता हूं, फिर आगे चलो बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा कि इसमें कंपनी का जो पूंजी होता है ना बेटा वो थोड़ा अलग किस्म का होता है। जो नॉर्मल बिजनेस में हम लोग पूंजी किसी पार्टी द्वारा या हम खुद लगा लेते हैं या अपने पार्टनर्स, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, आए पैसा लगाए बिजनेस चालू, फिर पार्टनरशिप में क्या होता है 2-4 पार्टनर मिले, पैसा अपने अपने घर से दिए, बिजनेस चालू। लेकिन यहाँ जो होती है पूंजी, कंपनी की जो पूंजी होती है वो थोड़ा अलग किस्म से ट्रीट किया गया होता है। ये पूंजी को ना एक से अधिक भागों में बांट कर रखा जाता है, पूंजी को एक से अलग अलग भागों में बांट कर रखा जाता है और इसे हम लोग कहते हैं कैपिटल। और यह कैपिटल जो होती है अलग अलग, कैपिटल का जो अलग अलग भाग होता है उसी को शेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शेयर। हाँ बिल्कुल, शेयर ऐसे ही होता है। मतलब कंपनी जो होती है उसकी जो पूंजी होती है वह एक जगह नहीं होता है, वो क्या होती है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया रहता है। और मान लो मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, देखते हो कि तुम लोग शेयर खरीदते हो तो भैया पूंजी लगा लेते हो कंपनी में, एक तरह से पैसा लगा लेते हो कंपनी में, तो वह कंपनी की पूंजी होती है ना। तो हम कह सकते हैं, अगर बात करूं मैं कंपनीज कैपिटल की, कंपनीज कैपिटल की, तो ये क्या होता है, इट इज divided into more than 1 यूनिट, एक से अधिक इकाइयों में बटे होते हैं और सच यूनिट्स आर कॉल्ड, जितने भी यूनिट्स होते हैं सच यूनिट्स आर कॉल्ड शेयर्स। क्या कहा जाता है, शेयर्स, कि जितने भी यूनिट्स होते हैं उसे हम लोग शेयर कहते हैं।
अर्थात सीधा सीधा बात करूं तो कंपनी की पूंजी कहीं पर एक जगह स्थित नहीं रहती है, एक गुच्छे के रूप में नहीं रहती है, इसे छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया गया होता है और इसे छोटे छोटे टुकड़े के ही हम लोग शेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। तो दूसरी तरफ अगर हमसे तुमसे पूछा जाए कि शेयर क्या है सर, तो साधारण भाषा की बात करूं मैं, शेयर, अंश, हिंदी में उसको क्या कहते हैं हम लोग? अंश। तो सीधा सीधा बात करूं, अगर कंपनी के शेयर की बात करूं, शेयर क्या हुआ? शेयर, है ना? तो हम कहते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल, मतलब कंपनी के पूंजी का एक भाग को ही शेयर कहा जाता है। ओके, समझ गया? शेयर छोटी सी लाइन बेटा, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। अंश किसे कहते हैं? तो यह कंपनी के पूंजी का ही भाग होता है जो एक से अधिक, है ना, जो सीधा बात करूं तो कंपनी के पूंजी एक से अधिक भागों में विभक्त होती है। उसी सभी विभक्त भाग को हम लोग क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कि अंश जो होते हैं वो कंपनी के कैपिटल का ही भाग होता है। क्या होता है? कंपनी के कैपिटल के ही भाग होता है। अब जो बात करूं सामान्यतः, देखो मैं ज़्यादा अथी नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा देखो सीधा कहता हूं कि सामान्यतः जो कंपनी के जो शेयर होते हैं, ये जो कंपनी के शेयर हैं ये दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? शेयर ये दो तरीके की हो जाते हैं। कितने तरीके में बढ़ जाते हैं? दो तरीके में। एक हो जाती है इक्विटी शेयर, अर्थात इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग समता अंश। समता अंश, कभी कभी से मूल अंश भी कहा जाता है, डोंट वरी। दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर। अब क्या है सर, इसको हिंदी में कहा जाता है पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश सर, तो प्रेफरेंस शेयर किसे कहेंगे, इक्विटी शेयर किसे कहेंगे, इसका क्या मतलब सर, डेफिनेशन बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बेटा, तो देखो सीधा सीधा बात करूं, प्रेफरेंस शेयर, इसको प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर क्यों कहा जाता है, तो मैं बताता हूं कुछ कारणों से वो प्रेफरेंस शेयर को हम लोग प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। देखो कैसे, देखो डिफिनेशन लिखता हूं, प्रेफरेंस शेयर हैव some preferential right, मतलब preference shares have some preferential right, है ना, in respect of, अर्थात पूर्वाधिकार अंश को कुछ पहल का अधिकार होता है कुछ चीजों में, जो मैं दिखाता हूं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अर्थात समझाता हूं कि जब भी कंपनी कमाएगी तो उस कमाई को हम लोग लाभ कहते हैं, लेकिन लाभ जो है वो एक से ज्यादा व्यक्ति को देना पड़ेगा, क्योंकि शेयर तो एक से ज्यादा व्यक्ति को भागों में है, तो उसी समय उस लाभ को डिविडेंड कहा जाता है। लाभ के रूप में जो दिया जाता है पैसा, उसको डिविडेंड कहा जाता है ना। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले का यह पहल अधिकार होता है कि जो प्रेफरेंस शेयर को होल्ड कर रहा है जो बंदा, ठीक है, उसे हम लोग पहले डिविडेंड देते हैं। पहले डिविडेंड प्राप्त करने का अधिकार प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले का होता है, इसलिए इसे हम लोग प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। ओके, पूर्वाधिकार। दूसरी बात कि रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। दूसरा, चलो एक न एक दिन ऐसा होगा जो कंपनी बंद होगी, भाई दबे, कभी भी भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन कंपनी बंद होगी। तो जिस दिन कंपनी बंद होगी तो उस दिन पूंजी लौटाया जाता है सबका, जितने भी पैसे लगाने वाले व्यक्ति होंगे उस सबका पूंजी लौटाया जाता है। तो उस समय भी सबसे पहले, अगर शेयर की बात करूं, अगर शेयर किसी शेयर वाले को पैसा देना है तो वहां पर जितने भी प्रेफरेंस शेयर को खरीदने वाले बंदा होगा उसको पहले पैसा लौटाया जाएगा। यह अधिकार भी प्रेफरेंस शेयर वाले को होता है। तथा तीसरा, जो इसका रेट ऑफ डिविडेंड होता है, जैसे आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट लगाया और इंटरेस्ट पाते हैं,
ठीक वैसे ही अगर इसमें पूंजी आप लगाए तो एक फिक्स रेट से आपको डिविडेंड दे दिया जाता है, फिक्स रेट से डिविडेंड दे दिया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इट हैव फिक्स डिविडेंड, इट हैव फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड। मतलब इसमें ना क्या होती है, जो डिविडेंड होता है एक फिक्स परसेंटेज से मिलता है। कह सकते हैं ना कि इट हैव फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिविडेंड। जैसे बात करूं 9%, 10%, 11%, आप देखना प्रेफरेंस शेयर से पहले लिखा रहेगा 9% प्रेफरेंस शेयर। इसका ये मतलब हुआ बेटा कि इसको जो डिविडेंड दिया जाएगा, देखो समझो बात को, पहली बात कि कभी भी शेयर होल्डर को इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, उसे डिविडेंड अर्थात लाभांश दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अर्थात लाभ में हिस्सा, ठीक है ना। तो ये कभी भी मत सोचना कि ये 9% है ना, वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ डिविडेंड है, नॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखो है इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर किसे कहेंगे सर? तो एक लाइन में आंसर, अदर देन प्रेफरेंस शेयर। हाँ भाई, मतलब पूर्वाधिकार अंश को छोड़कर जितने भी अंश होते हैं उसे हम लोग इक्विटी शेयर कहेंगे। मतलब लिख सकते हैं यहां इसका डिफिनेशन, अदर देन प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर, अदर देन प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब प्रेफरेंस शेयर के अलावा जितने भी शेयर्स हैं उसे समतांश कहते हैं। हो गई। चलो, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंपनी का मालिक कौन? कंपनी का मालिक कौन? तो पहली बात बता दूं, पहले एक चीज समझो, शेयर को खरीदने वाला बंदा को, मतलब शेयर को खरीदने वाला बंदा या व्यक्ति शेयर होल्डर कहलाता है। शेयर होल्डर मतलब अंशधारी, इसको हिंदी में कहा जाता है अंशधारी। क्या कहा जाता है बेटा? अंशधारी। भले वो इक्विटी शेयर को खरीदे, होल्ड किया हो, या प्रेफरेंस शेयर को खरीदे और होल्ड किया हो, तो उसे हम लोग कहेंगे शेयर होल्डर। दोनों में से कोई भी शेयर होल्ड कर रखा है बंदा ने, तो उसे हम लोग कहेंगे शेयर होल्डर। और याद रखना, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे वो कंपनी के मालिक नहीं होते। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, कौन सा? ये वाला देख लो अच्छे से, ये पार्ट इक्विटी शेयर होल्डर, अर्थात ऑनर ऑफ कंपनी की बात करूं तो कह सकता हूं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ऑनर ऑफ कंपनी। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर जो होंगे वह कंपनी के मालिक होंगे। लेकिन सर ये कैसे हुई बात कि सर जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर होंगे सब मालिक? हाँ बेटा, वह एक शेयर होल्ड करता हो या पूरे शेयर होल्ड करता हो, वही बंदा मालिक होगा जो इक्विटी शेयर होल्ड करता है। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वही कंपनी के मालिक होते हैं। तो सर इसका मतलब मालिक होगा तो सब अपने मर्जी करेगा? हाँ बेटा, माना तुम्हारी बात सही है, लेकिन यहाँ पर कंपनी का जो थोड़ा रूल होता है वो अलग होता है। कंपनी का मालिक की क्राइटेरिया अलग हो जाती है और मैनेजमेंट का पार्ट अलग हो जाती है। तो देखो, जो मालिकाना हक रखता है भले वो वोट दे सकता है। देखो क्या होती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, ठीक है ना। कंपनी में हर साल एक मीटिंग अरेंज करवाई जाती है जिसमें डिसीजन लिया जाता है कि कंपनी क्या करेगी, कैसे करेगी, उन विभिन्न बातों पर। तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले को वोट देने का अधिकार होता है कि वह क्या दे, और जो ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्ड किया होगा और वो जिसके पक्ष में, मतलब जैसे मान लो कोई कहेगा कि हम जूता बनाना चाहते हैं, कोई कहेगा नहीं मुझे कपड़े बनाना है, बहुत सारे मालिक होंगे ना, है ना। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब मैनेजमेंट कुछ रखा होगा ना। एक अभी बात करता हूं कि भैया किसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, किसे सीईओ कहते हैं, वो बात करेंगे हम अभी भी 2 मिनट में, है ना। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, देखो पहली बात बताता हूं, समझो इसको, कंपनी का मालिक और कंपनी के मैनेजमेंट दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं। जो मालिक होते हैं वो शेयर होल्डर्स मालिक होते हैं। मालिक क्या करते हैं, कुछ प्रतिनिधि को रखते हैं कि भैया तुम इस कंपनी को चलाओ,
मालिक क्या करते हैं, कुछ प्रतिनिधि को रखते हैं, पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति को जो जानकार है, कंपनी के बिजनेस रन करने के बारे में जानता है, उसको रखते हैं कि भैया तुम कंपनी को अच्छे से चलाओ। और ऐसी सिचुएशन में उस बंदा को जो कंपनी को चलाता है उसे डायरेक्टर अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD कहा जाता है, जो कंपनी को चलाया जाता है ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करना है या नहीं करना है, यह इक्विटी शेयर होल्डर वाले तय करते हैं। तो कैसे तय करते हैं, तो सालाना बैठक में वोट देकर, अर्थात जिसके पास 1 शेयर है तो उसके पास 1 वोट देने का अधिकार है, और जिसके पास 10,000 शेयर है उसे 10,000 वोट देने का अधिकार है। अर्थात सीधा सीधा सिंपल बात में कहूँ, देहाती में जैसे वोट होता है इलेक्शन में कि भैया कौन जीतेगा, जिसको ज़्यादा वोट पड़ता है वो जीत जाता है, तो ऐसा ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास 2-3 प्रपोजल होते हैं कि भैया ये किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, है ना। तो उसमें जो जिसको किया जाना पर ज़्यादा वोट मिलेगा, मतलब जो ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर वाला जिस पर वोट करेगा वही बिजनेस या वही काम, है ना, लागू हो जाएगा, वही रूल्स कंपनी में लागू हो जाता है। ओके, तो इसे क्या होती है, प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर वाले को भैया यह मालिक होते हैं और इसे वोटिंग का अधिकार प्राप्त होता है। ओके ओके, चलो अब हम लोग आगे जानेंगे भाई कि ये जो होते हैं, थोड़ा सा देखो आज हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक क्राइटेरिया की थोड़ा सा जान लेते हैं कि भैया कम से कम कंपनी को बनाने के लिए कितना मेंबर चाहिए और कम से कम कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी में, है ना, वो जान लेते हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल भी जान लेंगे आज, है ना, कि कंपनी में जो कैपिटल होता है, ये वाला कैपिटल, शेयर कैपिटल, है ना, कंपनी का जो शेयर कैपिटल होते हैं, क्योंकि देखो कंपनी के कैपिटल किसमें बटे होते हैं, शेयर्स में, तो कंपनी को कैपिटल को शेयर कैपिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वो जो शेयर कैपिटल होते हैं वो कितनी क्राइटेरिया की होती है। तो इसे पहले इरेज करते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। ओके बेटा, अब हम लोग जानते हैं कि कंपनी बनाने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए। तो देखो सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग क्राइटेरिया में अलग अलग प्रकार की कंपनियां होती है। देखो सबसे बड़ी बात समझो, अलग अलग क्राइटेरिया में अलग अलग प्रकार की कंपनियां होती है, सबका अलग अलग सिचुएशन होता है। जब हम थोड़ा सा आगे जब हम इसको पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, तो इस बात को हम लोग समझ जाएंगे कि कंपनी कितने प्रकार की होती है। लेकिन समानता की बात करूं तो कंपनी की एक प्रकार में बता देता हूं, एज पर मेंबरशिप, मतलब कि भैया सदस्यों की संख्या के आधार पर जो कंपनी होती है उसके अनुसार एक कंपनी में कम से कम कितने डायरेक्टर चाहिए, कम से कम कितने शेयर होल्डर चाहिए, मतलब कितने शेयर होल्डर होंगे, है ना, मालिक होंगे, जिससे कंपनी बनाया जा सकता है। तो चलो हम बात करें, अगर मैं बात करूं एज पर मेंबरशिप कि भैया मेंबरशिप के आधार पर, सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी कितने प्रकार की होती है। समझो सीधा सीधा बात, देखो सामान्यतः देख लो अच्छे से बेटा, मेंबरशिप के आधार पर कंपनी 3 प्रकार की होती है, प्राइवेट, पब्लिक और ओपीसी को हम बोलते हैं वन पर्सन कंपनी। ओपीसी को क्या बोला जाता है, 1 पर्सन कंपनी। इसकी डिफिनेशंस, इसके डीपली व्याख्या हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी में जाकर के अगले वीडियो में कर रहेंगे, है ना। आज केवल हम जानते हैं कि कंपनी जो बनती है उसमें कम से कम कितने लोगों की जरूरत होती है, कि भाई कंपनी जब बनाई जाएगी तो उस समय कम से कम कितने लोग चाहिए, कितने मेंबर चाहिए, मतलब कितने सदस्य चाहिए कंपनी को बनाने के लिए। ओके, तो देखो मैं बात करूं, यहां पर बात करता हूं मेंबर की। किसकी बात करता हूं, मेंबर की। भैया कम से कम कितने मेंबर, ध्यान से देखना बेटा। तो मेंबर में एक तरफ मैं लिखता हूं मिनिमम मतलब कम से कम, और दूसरा लिखता हूं मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक, कि भैया इस कंपनी में, किसी भी कंपनी में कम से कम कितने मेंबर चाहिए और अधिक से अधिक कितने मेंबर हो सकते हैं, उस पर बात हम करेंगे। तो देखो प्राइवेट कंपनी जो होती है, देखो इसको मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, कोई दिक्कत, देख लो बेटा, लो मैंने इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, है ना, देख लो बेटा, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, 2 सदस्य। कितने सदस्य,
2 सदस्य होंगे अर्थात 2 मालिक होगा तो कंपनी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। कम से कम 2 मालिक और मैक्सिमम 200, मैक्सिमम 200 लोग अर्थात 200 मेंबर, कम से ज़्यादा 200 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। सॉरी पब्लिक में लिखा गया ना, ज़्यादा से ज़्यादा 200, ज़्यादा से ज़्यादा 200 हो सकता है। देखो मतलब प्राइवेट कंपनी में मेंबर की बात करूं तो कम से कम 2 और अधिक से अधिक मतलब मैक्सिमम। मिनिमम का मतलब कम से कम और मैक्सिमम का मतलब होता है अधिक से अधिक, है ना। तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 सदस्य हो सकते हैं। यही बात अगर मैं पब्लिक की करूं तो पब्लिक में कम से कम 7 सदस्य हो सकते हैं। कितने? 7। और अधिक से अधिक अनलिमिटेड, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है कि जितना भी सदस्य रख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब सीधा बात करूं तो प्राइवेट कंपनी में 2 कम से कम और अधिकतम 200, लेकिन पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 चाहिए बनाने के लिए और अधिक से अधिक अनलिमिटेड है भाई, जितना तक ले जा सकते हो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ूं। ओपीसी, यह नाम से ही क्लियर है 1 पर्सन कंपनी, नाम से ही क्लियर है ना 1 पर्सन कंपनी। दैट मीन्स कि भैया इसका सदस्य ना 1 से ना ज्यादा होगा ना 1 से कम, अर्थात इसका कम से कम भी 1 और अधिक से अधिक भी 1, मतलब यह एक ही सदस्य का कंपनी होता है, अर्थात इसका 1 गो मालिक होगा। ऑनर, पूरे ऑनरशिप किसके पास होगा? एक बंदे के पास। ओके, और हमने कहा कि भाई कंपनी में ना मालिक और उसके चलाने वाला मैनेजमेंट अलग अलग होते हैं, तो उस मैनेजमेंट को बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो भैया इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसको शॉर्टकट में बोला जाता है बीओडी। क्या बोला जाएगा? बीओडी की संख्या मिनिमम कितने होंगे कि भैया कम से कम कितने होना चाहिए और मैक्सिमम कितने होना चाहिए। सभी में मैं तीनों की बात करूंगा, केवल एक की बात नहीं करूंगा। मिनिमम कितने होना चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, तीनों में उसकी बात मैं करता हूं। तो देखो ये जो प्राइवेट कंपनी है इसमें मिनिमम 2 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 15 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम कम से कम कितने होने चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैं सदस्य की बात नहीं कर रहा, अब मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात कर रहा हूं। वो कम से कम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 15 होने चाहिए। ओके, चलो आगे। अगर पब्लिक कंपनी की बात करूं तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 होने चाहिए और मैक्सिमम यहां भी 15, मैक्सिमम यहां भी 15। ओके, फिर आगे बात करूं 1 पर्सन की, तो 1 पर्सन में कम से कम 1 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए और यहां भी मैक्सिमम आप 15 रख सकते हैं। अब कहेंगे सर मैक्सिमम सब में 15, हाँ बेटा केवल 15, ये फिक्स नहीं है। देखो सबसे बड़ी बात समझाने के लिए कंपनी लॉ ऐसा कहता है कि 15 तक रखिए, लेकिन आवश्यकता के अनुसार आप इसे बढ़ा घटा भी सकते हैं। इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन कंपनी द्वारा, कंपनी एक्ट द्वारा नहीं लगाया गया है। ओके, अर्थात अपने आवश्यकताओं के अनुसार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या आप बढ़ा घटा सकते हैं, यह कंपनी आपको अधिकार देती है। इस प्रकार की कोई एक्ट पारित नहीं किया गया है, कोई सेक्शन पारित नहीं किया गया है रिस्ट्रिक्शन फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की आप इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। ओके, तो इस प्रकार ये हो गया अपना क्या, ये हो गया हम लोग एज पर कंपनी का जो शेड्यूल होता है, कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए किस कंपनी में। तो मेंबरशिप के आधार पर कंपनी 3, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो कम से कम 2 मेंबर, अधिक से अधिक 200 मेंबर। पब्लिक कंपनी की बात करूं तो कम से कम 7 मेंबर और अधिक से अधिक अनलिमिटेड मेंबर। और अलग आगे की बात करूं ओपीसी की बात करूं तो कम से कम 1 सदस्य और अधिक से अधिक 1 से 15 अधिक से अधिक भी 1 ही सदस्य। ओपीसी का मतलब ही है 1 पर्सन कंपनी। दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करूं तो प्राइवेट में कम से कम 2, अधिकतम 15। पब्लिक में कम से कम 3 होने चाहिए और अधिकतम 15। ओपीसी में कम से कम 1, अधिकतम 15। और यह 15 जो है फिगर, वो 15 फिगर को बढ़ाया घटाया जा सकता है जरूरत के हिसाब से। यह कंपनी एक्ट बाउंडेशन यहाँ नहीं लगाती है कि आपको 15 का ही 15 रखना है। ओके, तो चलिए ये हुआ अपना एक थोड़ा सा शेड्यूल।
अभी पूरी नहीं हुई है, बहुत लंबी कहानी है, डोंट वरी। लेकिन आज की वीडियो थोड़ा ज़्यादा लार्ज हो रही है बेटा, इसलिए आज हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल नहीं बताने वाले हैं। साधारण भाषा में क्लासिफिकेशन ऑफ द कैपिटल और टाइप्स ऑफ कंपनी हम कल आपको बता देंगे, है ना। अगले वीडियो में आपको हम ये बता देंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।